हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो ली गई है द हिंदू न्यूज़पेपर से। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। और दोस्तों, हेडलाइन पढ़ने से पहले एक आपको बात बता देता हूँ, जो कि हर वीडियो में बताता हूँ वैसे भी, कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है, जो मेन हेडलाइन, उसे हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है, लेकिन उसे पढ़ेंगे हम पास्ट में। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा गया है तो उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूज़ को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा ताज़ा बनाने के लिए उसे हमेशा प्रेजेंट में ही लिखा जाता है, ताकि ऐसा लगे कि घटना अभी अभी घटित हुई है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। NHRC issues notices एज प्लेंट alleges पुअर अडोप्शन ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक्स। अब देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट आया है NHRC। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये जो संस्था है वो लोगों के अधिकार के लिए काम करता है, उन्हें अधिकार दिलाता है। तो NHRC इश्यूज, अब देखो, इश्यू का मतलब होता है जारी करना, और ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है इश्यूज, यानी कि इसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा गया है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि इसे हम पास्ट में पढ़ेंगे, हालांकि ये घटना है वो है पास्ट की, इसलिए हम इसे पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस मान के ही पढ़ेंगे। तो NHRC इश्यूज, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जो NHRC है उसने जारी किया, जारी करता है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि उसने जारी किया, ऐसे पढ़ेंगे। अब क्या जारी किया? नोटिसेस, यानी कि उसने क्या नोटिस जारी किया। नोटिस का मतलब होता है आधिकारिक सूचना या फिर कानूनी सूचना। तो जब भी कोई अथॉरिटी है, जैसे NHRC है या फिर कोई कोर्ट है, उसके द्वारा जवाब मांगने के लिए जो सूचना भेजी जाती है उसे बोलते हैं नोटिस। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसने क्या नोटिस जारी किया। अब क्यों किया? एज, क्योंकि प्लेंट एलिजेस। अब देखो, यहाँ पर आया है प्लेंट, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है शिकायत, और आगे आया है एलिजेस। एलिजेस का मतलब होता है आरोप लगाना। तो ये भी यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा गया है, लेकिन इसे पास्ट इंडिफिनिट मान के पढ़ेंगे। तो जो शिकायत है, प्लेंट है, उसने आरोप लगाया, यानी कि कुछ लोगों ने, जो NHRC है यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाई, शिकायतें दर्ज करवाई। और जो शिकायत है वो क्या है? एलिजेस, यानी कि जो शिकायतें हैं उन्होंने आरोप लगाया, यानी कि वो शिकायतें किसके बारे में थी? पुअर अडोप्शन ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक्स। पुअर अडोप्शन, अब देखो, वैसे पुअर का मतलब गरीब भी होता है और पुअर का मतलब खराब या फिर कम, ये दोनों ही होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अगर हम कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पर जो सर्विस होती है, मान लो कि अच्छी नहीं होती, सर्विस खराब होती है, तो ऐसे तो बोलते हैं कि पुअर सर्विस, यानी कि जो सर्विस है वो क्या अच्छी नहीं है। जब भी कुछ खराब हो उसके लिए भी पुअर यूज़ करते हैं। और आगे आया है अडोप्शन। अब देखो, ये है एक नाउन, यानी कि संज्ञा है, ये बना है अडोप्ट से अडोप्शन। अडोप्ट का मतलब होता है कुछ अपनाना, तो वो तो होती है वर्ब। यहाँ पर एज ए नाउन आया है अडोप्शन, यानी कि कोई चीज़ अपनाते हैं उसको बोलते हैं अडोप्शन। यानी कि वो कंप्लेंट है वो है पुअर अडोप्शन के बारे में, यानी कि क्या है, ठीक से लागू नहीं करना, इसके बारे में है। अब क्या चीज़? ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक्स। NCERT के बारे में आप सभी को पता होगा, ये एक ऐसी संस्था है जो कि क्या है, पूरे भारत में बुक्स जारी करती है, और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। स्कूल की जो भी बुक्स होती है वो NCERT जारी करती है। तो ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक्स, यानी कि जो NCERT की जो किताबें हैं उनको क्या है, अडोप्ट करना, अपनाना, वो चीज़ क्या है, पुअर है, लोग क्या है, अच्छे से अपना नहीं रहे हैं, उससे लागू नहीं कर रहे हैं। यानी कि सरकार ने बोल रखा है कि जो भी स्कूलें हैं वहाँ पर NCERT की बुक्स लागू करनी है, क्योंकि वो होती है सस्ती। लेकिन जो स्कूल वाले हैं वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में क्या है, जो लोकल जो पब्लिशर्स होते हैं उनकी बुक्स क्या है अपने स्कूल में लागू करते हैं, और उनकी प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो उन्हीं के संबंध में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वहाँ पर कंप्लेंट आई कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो क्या है, NCERT की जो टेक्स्ट बुक है, यानी कि जो किताबें हैं, उनको क्या अडोप्ट नहीं कर रही है, यानी कि उनको लागू नहीं कर रही है। सरकार ने स्पेशली NCERT की बुक्स है वो लागू कर रखी है, लेकिन ये जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम वाली स्कूलें हैं ये क्या करती है कि अपनी ही बुक्स अलग से लागू करती है, और उन पर जो प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे NCERT की एक बुक का मान लो प्राइस है 50 रुपये, तो वो क्या करते हैं, सेम वैसी की वैसी बुक्स क्या दूसरी छाप देते हैं और उस पर प्राइस लिखते हैं लगभग 500-600 रुपये, यानी कि 50 रुपये की बुक के क्या है 500-700 रुपये ले लेते हैं। तो इस प्रकार से स्कूल वाले क्या स्कैम करते हैं। क्योंकि मैं भी बहुत सी स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ, सारी स्कूलों में अलग अलग बुक्स है, टॉपिक हालांकि वही सेम है, NCERT की कॉपी करते हैं, लेकिन लागू कोई दूसरी बुक करवाते हैं। तो अगर टॉपिक सेम है, सेम ही रखने हैं, सेम पढ़ाने हैं, तो वही बुक लागू करो ना, दूसरी क्यों लागू करते हो?
तो उसी के बारे में ये कंप्लेंट है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनका क्या है, जो अडोप्शन है उनको जो अपनाना है वो क्या है, पुअर है, लोग अपना नहीं रहे, लागू नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो एनएचआरसी है उसने क्या नोटिस जारी किया। तो अभी जो पूरी हेडलाइन है, एनएचआरसी इश्यूज नोटिसेस एज प्लेंट एलिजेस पुअर अडोप्शन ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। यानी कि एनएचआरसी ने नोटिस जारी किया क्योंकि एक शिकायत में आरोप लगाया गया कि एनसीईआरटी की किताबों को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो अडोप्शन है वो क्या पुअर है। तो दोस्तों ये तो थी इसकी मेन हेडलाइन। और दोस्तों किसी भी न्यूज़ की जो हेडलाइन होती है उसे हमेशा शॉर्टकट में लिखा जाता है, तो हो सकता है कि आपको हेडलाइन समझने में थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि इसमें अधिकांश जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हटा दिया जाता है और जितना शॉर्ट हो उतना शॉर्ट लिखा जाता है। तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ दिन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो ये तो थी इसकी मेन हेडलाइन। अब चलते हैं इसके मेन पार्ट में। दोस्तों आगे पढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बहुत ही गंभीर बात करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा गौर करके सुनना और वीडियो को स्किप मत करना। देखो, कोई भी जो एजुकेशनल चैनल है, यानी कि जो शिक्षा से संबंधित कोई चैनल है, उनको यूट्यूब बहुत कम प्रमोट करते हैं, क्योंकि अभी जो ज़्यादा कंटेंट चलता है वो कॉमेडी हो गया, डांस, म्यूजिक, ये सब ज़्यादा चलते हैं। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो लगभग बनाता हूँ आधे घंटे का, 1 घंटे का। तो एक वीडियो को पूरा बनाने में लगभग 2 से 3 घंटा टाइम लगता है, क्योंकि सबसे पहले हमें जो न्यूज़पेपर की जो PDF होती है वो खरीदनी पड़ती है, उसके पैसे लगते हैं। फिर आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है और थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे करके लगभग 2-3 घंटे टाइम लग जाता है। और उसके बाद व्यूज़ आते हैं 100, 150, 200। आप खुद चैनल चेक कर सकते हो, इतने ही व्यूज़ आते हैं। हालांकि जो मेरे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, सभी को वीडियो अच्छा लगता है और सभी बच्चे बोलते हैं कि सर डेली वीडियो अपलोड किया करो। उसके बावजूद व्यूज़ बहुत कम आते हैं। और इसका रीज़न है कि जो यूट्यूब है वो जो एजुकेशनल चैनल होते हैं उनको थोड़ा कम प्रमोट करता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यूट्यूब से बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो ये है मेरे यूट्यूब के रेवेन्यू का स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो। ये मैंने पैसे कमाए हैं $1.88, वो भी 90 डेज़ में। 90 डेज़ का मतलब 3 महीने। तो 3 महीनों में मुझे मिले हैं $1.88, यानी कि भारतीय पैसे होंगे 177.19। यानी कि इतने पैसे मैंने 3 महीनों में कमाए हैं यूट्यूब से। तो इसका मतलब मुझे 1 महीने के पैसे मिले हैं 59.06, यानी कि इतने रुपए मैंने 1 महीने में कमाए हैं। अब आप खुद सोचो, मैं 2-3 घंटे टाइम देता हूँ और उसका मुझे ये मिलता है। इसी वजह से डेली वीडियो बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि दूसरे काम में लगे रहते हैं, क्योंकि ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ये सोचते हैं कि यार यूट्यूब में टाइम देते हैं, उससे अच्छा 1-2 ट्यूशन एक्स्ट्रा पढ़ा लेते हैं, कुछ अर्निंग हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या रोज़ वीडियो अपलोड कर नहीं पाते। और जो यूट्यूब वाले जो स्टूडेंट है वो हमेशा बोलते हैं कि सर डेली वीडियो डाला करो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे मेरे वीडियो को देखते हैं, चाहे 50 बच्चे देखो, चाहे 100 बच्चे देखो, आज सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सभी 1 रुपया मेरे को पे कर दिया करो। ज़्यादा नहीं मांग रहा, 1 रुपया। और 1 रुपये में किसी के भी कुछ नहीं होने वाला। ये तो वो बात हो गई कि समुद्र से 1 बूंद पानी मांगना। तो 1 रुपया आप कोई भी कर सकते हो, और अगर ज़्यादा करते हो तो वो आपकी मर्जी है, 5 रुपये, 10 रुपये, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट 1 रुपया तो कर ही दिया करो। ये मेरा स्क्रीनशॉट है। आप सभी गुरु दक्षिणा बोल के ही 1 रुपया कर दिया करो, जिससे क्या है, मेरा भी क्या है, खर्चा चलता रहेगा, जिससे मैं डेली वीडियो अपलोड कर पाऊंगा और आपकी हेल्प कर पाऊंगा। क्योंकि मान लो डेली के अगर 150 रुपये आ जाते हैं तो मैं जो 1-2 ट्यूशन है उनको कम कर दूंगा और वो टाइम यूट्यूब पे लगाऊंगा और आप सभी की डिमांड के अनुसार वीडियो बनाऊंगा। तो यही आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुरु दक्षिणा मान के आप पे कर दीजिए, केवल 1 रुपया और ज़्यादा नहीं। तो बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। अब चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फॉलोइंग एलिगेशंस दैट। अब देखो यहाँ पर आया है फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद में, और आगे आया है एलिगेशंस। एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप। तो आरोपों के बाद में दैट की, अब कौन से आरोप, उनके बारे में बताया गया है। अब वो कौन से हैं? प्राइवेट स्कूल्स कंटिन्यू टू प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल का मतलब हो गया निजी स्कूल है, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स है, कंटिन्यू टू, कंटिन्यू का मतलब हो गया लगातार या फिर कोई चीज़ जारी रखना। तो जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो क्या है, लगातार प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स, यानी कि वो प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब का मतलब हो गया निर्धारित करना। जैसे कोई डॉक्टर होता है वो क्या है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है कि ये वाली ही लेनी है। तो वैसे ही क्या जो प्राइवेट स्कूल है वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, निर्धारित करते हैं टेक्स्ट बुक्स, यानी कि किताबें, कि यही किताबें क्या लेनी है फ्रॉम प्राइवेट पब्लिशर्स। यानी कि जो प्राइवेट पब्लिशर्स है, यानी कि वो सरकारी नहीं होती, प्राइवेट होती है, वो क्या है किताबों को छापते हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वही किताबें क्या है प्रिस्क्राइब करते हैं, निर्धारित करते हैं कि ये वाली क्या आपको लेनी है। इंस्टेड ऑफ,
इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। अब किसके बजाय? इंस्टेड ऑफ दोज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार द्वारा तय की गई है, निर्धारित की गई है किताबें, उनके बजाय क्या, जो निजी प्रकाशक है, जो प्राइवेट पब्लिशर्स है, उनकी किताबें लेनी है। तो ये है एलिगेशंस। तो इन एलिगेशंस के बाद में, इन आरोपों के बाद में अ बेंच ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको बोलते हैं NHRC, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उनकी एक जो बेंच है, उसने क्या है, हैज इश्यूड नोटिसेस, यानी कि उन्होंने क्या नोटिस जारी किए हैं। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है इश्यूड। इश्यू का मतलब होता है जारी करना। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी एक पीठ ने क्या, बेंच ने जारी किया है नोटिस टू द सेंटर एंड स्टेट्स, यानी कि केंद्र को और राज्यों को, आस्किंग इफ। अब देखो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई वर्ब आए, वो भी ING वाली, तो इसका मतलब है उसको ऐसे पढ़ते हैं कि करते हुए, देते हुए, आते हुए। तो यहाँ पर जैसे आया है आस्किंग, यानी कि पूछते हुए, ऐसे पढ़ेंगे। और इसके बाद में आया है इफ़। वैसे देखो इफ़ का मतलब होता है यदि, लेकिन जब भी आस्क, नो, चेक और सी, इनके बाद में अगर इफ़ आए तो उसका मतलब होता है क्या, यानी कोई एक प्रश्नवाचक होता है। फिर जैसे मान लो कि कोई सेंटेंस है कि आई आस्क्ड इफ़ ही वॉज कमिंग। अब देखो यहाँ पर इफ़ आया है, तो यहाँ पर इफ़ का मतलब यदि नहीं है, यहाँ पर इफ़ का मतलब है क्या। तो यहाँ पर क्योंकि वर्ब आई है आस्क्ड, जो कि सेकंड फॉर्म है, तो मैंने बताया आस्क के बाद में इफ़ आए तो उसको क्या है, प्रश्नवाचक मान के पढ़ेंगे। तो इसका मतलब होगा कि मैंने पूछा कि क्या वह आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा। और जैसे मान लो एक सेंटेंस और है, ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू आर एग्री, तो इसका क्या मतलब होगा, वह जानना चाहता है कि क्या तुम सहमत हो, क्योंकि यहाँ पर नो के बाद में इफ़ आया है, तो उसको क्या प्रश्नवाचक मान के पढ़ेंगे। अब वैसे ही यहाँ पर न्यूज़पेपर में आया है आस्किंग इफ़, यानी कि पूछते हुए कि क्या दे हैव कंडक्टेड। अब देखो कंडक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ करना, आयोजित करना। तो पूछते हुए कि क्या उन्होंने किया है एनी इंस्पेक्शन, सर्वे और ऑडिट्स। अब देखो ये जो तीन वर्ड आया है, इंस्पेक्शन, सर्वे, ऑडिट्स, इन तीनों ही का मतलब होता है जांच, लेकिन इन तीन में थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब देखो इंस्पेक्शन का मतलब होता है खुद जाकर देखना कि काम सही हो रहा है या नहीं, तो खुद जाके जांच करना। और सर्वे का मतलब होता है लोगों से पूछकर या फिर क्या है डाटा लेकर जानकारी जुटाना, तो उस प्रकार से क्या जांच करना, सर्वे करना, उसको बोलते हैं सर्वे। और एक होता है ऑडिट्स। ऑडिट्स का मतलब होता है जो हिसाब किताब होते हैं उनकी जांच करना, जैसे रिकॉर्ड हो गए, पैसे हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, इनकी क्या गहराई से जांच, उसको बोलते हैं ऑडिट्स। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसने क्या नोटिस जारी किया, यह पूछते हुए कि क्या उन्होंने कोई जांच, सर्वे या फिर कोई ऑडिट है वो क्या कंडक्ट करवाया कि नहीं करवाया, इनटू द इश्यू, यानी कि इस मुद्दे पर, यानी कि शिक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर क्या है जो NHRC है उसने क्या सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, दोनों से, कि भाई जांच करवाई है कि नहीं करवाई। ए कंप्लेंट रिसीव्ड बाय द NHRC। ए कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, तो एक शिकायत। अब देखो ध्यान रखना, आगे आया है रिसीव्ड। अब ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो एक्चुअली ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी कोई वर्ब आए उसके बाद में बाई लगा हो तो इसका मतलब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जैसे यहाँ पर आया है रिसीव्ड बाई, और रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। तो ए कंप्लेंट रिसीव्ड बाई, यानी कि एक शिकायत जो कि प्राप्त की गई बाय द NHRC, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा। अब देखो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ए कंप्लेंट रिसीव्ड बाय द NHRC, ये पूरा का पूरा है सब्जेक्ट। अब देखो कोई भी नाउन हो, यानी कि संज्ञा हो, उस पर कोई काम किया गया और वो किसी और के द्वारा किया गया, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाई लगाते हैं। जैसे ये जो कंप्लेंट आया है, अब ये प्राप्त की गई किसके द्वारा, तब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। तो जब भी क्या है किसी वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं कि उसके साथ जो काम हुआ वो किसके द्वारा किया गया, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। जैसे एक सेंटेंस है, द मैसेज सेंट बाय हर इज़ गुड। अब देखो यहाँ पर आया है द मैसेज, यानी कि जो मैसेज है सेंट बाय हर, यानी कि उसके द्वारा भेजा गया, वो क्या है इज़ गुड। तो द मैसेज सेंट बाय हर, ये पूरा का पूरा क्या है सब्जेक्ट है। और जो आया है सेंट बाय, तो ये क्या उस मैसेज के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वो क्या है सेंट बाय हर, यानी कि जो कि उसके द्वारा भेजा गया था। और जैसे एक सेंटेंस है, द बॉय बीटन बाय द पुलिस, यानी कि जो लड़का पुलिस के द्वारा पीटा गया, वॉज बैडली इंजर्ड, यानी वो क्या बुरी तरह से क्या इंजर्ड था। जैसे हम कह सकते हैं द गर्ल प्रपोज्ड बाय मी, यानी कि लड़की जो क्या मेरे द्वारा प्रपोज की गई, इज अ चीटर, यानी कि वो क्या चीटर है। तो इन तीनों में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो जो सब्जेक्ट है इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। और वैसे यहाँ पर आया है अ कंप्लेंट रिसीव्ड बाय, यानी कि एक शिकायत जो कि प्राप्त की गई बाय द NHRC, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा। हेड एलेज्ड दैट, हेड अलेज्ड। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है अलेज्ड।
अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो उसमें आरोप लगाया गया था दैट कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बदलना, यानी कि किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना। तो उस कंप्लेंट में आरोप लगाया गया था कि किताबों को बदलना, पब्लिश्ड बाय द एनसीईआरटी और द एससीईआरटी। तो पब्लिश्ड बाय यानी कि प्रकाशित की गई थी, बाय द एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा, और द एससीईआरटी तो ये भी एक संस्थान है जो कि क्या किताबें जारी करती है। तो जो एनसीईआरटी है और जो एससीईआरटी है, इनके द्वारा जो प्रकाशित जो किताबें हैं उनको बदलना विद प्राइवेट मटेरियल्स, यानी कि निजी सामग्री के साथ, निजी किताबों के साथ बदलना, ट्रांसलेट्स टू। अब देखो ट्रांसलेट का वैसे मतलब होता है अनुवाद करना, और जब भी कोई परिणाम दिखाना हो तब भी ट्रांसलेट का यूज करते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं इनको निजी किताबों से बदलना, ट्रांसलेट्स टू, तो ये क्या है, परिणाम होता है या फिर क्या बन जाता है, एक्सॉर्बिटेंट फाइनेंशियल बर्डन। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, और फाइनेंशियल बर्डन का मतलब होता है आर्थिक बोझ। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा क्या आर्थिक बोझ बन जाता है ऑन फैमिलीज, यानी कि परिवारों पर। तो अब इस पूरे का मतलब होगा कि जो एनएचआरसी है यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसको जो मिली शिकायतों में कहा गया था कि जो एनसीईआरटी है और जो एससीईआरटी है उनकी किताबों को क्या है, निजी किताबों से बदलने से परिवारों पर क्या है, बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ जाता है। तो इसमें जो 3-4 वर्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है सब्स्टिट्यूशन जिसका मतलब होता है बदलना, और एक आया है एक्सॉर्बिटेंट जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा अत्यधिक, और एक वर्ड आया है फाइनेंशियल बर्डन यानी कि आर्थिक बोझ। तो इन वर्ड को लिख लेना, याद रखना। द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आर प्राइज्ड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस, और जब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस आए तो उसको ऐसे ही पढ़ा जाता है कि किया जाता है, दिया जाता है, लिया जाता है, इस प्रकार से, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो आई है प्राइज्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स यानी कि जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं आर प्राइज्ड यानी कि उनकी क्या कीमत रखी जाती है मिनिमली। मिनिमली का मतलब होता है न्यूनतम, बहुत कम। तो उनकी जो कीमतें हैं वो क्या है, बहुत कम रखी जाती है। बाय डिज़ाइन, अब देखो डिज़ाइन का मतलब आपने सुना होगा कि एक तो होता है रचना या फिर बनावट, उसको बोलते हैं डिज़ाइन, और एक डिज़ाइन का मतलब इरादा या फिर कोई जानबूझकर ये भी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि एक ही वर्ड का केवल एक ही मतलब हो, उसके कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आया है बाय डिज़ाइन जिसका मतलब होता है जानबूझकर या फिर योजना के तहत। तो क्या है, जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो क्या है, जानबूझकर क्या है, सस्ती रखी जाती है, कम प्राइस पर रखी जाती है। बट प्राइवेट पब्लिशर बुक्स, लेकिन जो निजी प्रकाशकों की जो किताबें होती है, जो प्राइवेट पब्लिशर्स होते हैं उनकी जो किताबें होती है, आर सोल्ड यानी कि वो क्या है, बेची जाती है। ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का। तो वो क्या है, बेची जाती है एट मच हायर प्राइसेस, यानी कि क्या है, बहुत ज़्यादा कीमत पर बेची जाती है, हाई प्राइस पर बेची जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं वो क्या है, सरकार जानबूझकर क्या है, बहुत कम कीमत पर क्या है रखते हैं। लेकिन जो निजी प्रकाशक होते हैं, जो लोकल जो छापते हैं किताबें, वो क्या है, किताबें बहुत ज़्यादा महंगी बेचते हैं, क्योंकि जो स्कूल वाले हैं इनका मेन मकसद है पैसे कमाना, शिक्षा देना वो तो सेकेंडरी चीज़ है। इनकी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो होती है बिजनेस, पैसा कमाना। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, अब देखो यहाँ पर वर्ब आई है कॉन्ट्रडिक्ट्स जिसका मतलब होता है विरोध करना या फिर क्या खिलाफ होना। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, विरोध करती है, खिलाफ है किसके, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जिसको बोलते हैं एनईपी। तो जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 2020 यानी 2020 का एक्सप्लिसिट विजन, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, और विजन का मतलब होता है दृष्टिकोण, लक्ष्य या फिर सपना। तो सरकार ने 2020 में एक नीति बनाई थी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो उसका जो दृष्टिकोण है, जो लक्ष्य है, उसके एकदम ये चीज़ क्या है, खिलाफ है, विरोध में है। अब जो शिक्षा नीति है वो किसके बारे में थी, ऑफ मेकिंग स्कूल एजुकेशन, ऑफ मेकिंग यानी कि बनाना, स्कूल एजुकेशन यानी कि स्कूल की जो शिक्षा है उसको बनाना कैसा, इक्विटेबल यानी कि समान, इंक्लूसिव यानी कि सभी को शामिल करने वाला, अफोर्डेबल यानी कि सस्ता, यानी कि हर कोई क्या अफोर्ड कर सके, फॉर ऑल चिल्ड्रन यानी कि सभी बच्चों के लिए। तो ये जो चीज़ है कि प्राइवेट स्कूल वाले क्या है, महंगी किताबें देते हैं, तो ये क्या है, जो एनईपी 2020 है उसके जो स्पष्ट लक्ष्य हैं उसके एकदम खिलाफ है, विपरीत में है। क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका जो उद्देश्य है वो था कि स्कूल शिक्षा को क्या सभी बच्चों के लिए समान, समावेशी और सस्ता बनाना है। द कंप्लेंट सेज यानी कि ये क्या है, कंप्लेंट कहती है, यानी कि जो कंप्लेंट की गई है, शिकायतें, उनमें ऐसा कहा गया है। तो एक तरफ तो सरकार ये नीति चला रही है कि क्या है, सभी बच्चे शिक्षित हो, सभी को क्या अफोर्डेबल शिक्षा मिले,
और दूसरी तरफ ये शिक्षा के नाम पर क्या है लूटा जा रहा है। तो इसमें सरकार के साथ साथ जो भी पेरेंट्स हैं उनको भी क्या है थोड़ा अवेयर होना चाहिए, थोड़ा सा समझदार बनना चाहिए। तो इस फ्रेज में जो कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे कॉन्ट्रिडिक्ट्स यानी कि इसका मतलब होता है विरोध करना, और आगे जो वर्ड है इक्विटेबल यानी कि समान, इंक्लूसिव यानी कि समावेशी, अफोर्डेबल यानी कि सस्ता। तो ये सारे वर्ड्स नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। द कंप्लेंट फर्दर सेज यानी कि जो शिकायतें हैं वो आगे कहती है, उसमें आगे कहा गया है दैट की द एनईपी प्रिस्क्राइब्स यानी कि जो नई शिक्षा नीति है वो प्रिस्क्राइब करती है, निर्धारित करती है वेट लिमिट्स यानी कि जो वेट लिमिट है यानी कि जो वजन की जो सीमा है वो क्या निर्धारित करती है फॉर स्कूल बैग्स यानी कि स्कूल बैग के लिए। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे हैं तो उसको क्या है बहुत ज़्यादा वेट दे दिया जाए। आजकल जैसे कोई फर्स्ट क्लास में होता है, सेकंड क्लास में होता है, तो उनके बैग का वजन कम से कम 8-10 किलो होता है। तो ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा गलत है, और ज़्यादा वेट अगर उठाते हैं बचपन में तो जो हाइट होती है वो भी कम हो जाती है, फिर वो क्या लंबे नहीं हो पाते। लेकिन जो स्कूल वाले हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो सरकार की जो नई शिक्षा नीति है वो क्या है बैग का जो वजन है वो भी उसकी भी सीमा क्या निर्धारित करती है, तय करती है बेस्ड ऑन क्लास यानी कि कक्षा के आधार पर। इन मैंडेट्स, मैंडेट ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है अनिवार्य करना, और ये क्या अनिवार्य करती है दैट की नो रेफरेंस बुक बी कैरिड यानी कि कोई भी जो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक का मतलब होता है अतिरिक्त किताबें या फिर जो सहायक किताब है उसको बोलते हैं रेफरेंस बुक। तो कोई भी जो अतिरिक्त किताब है वो क्या है ना ले जाई जाए, यानी कि जो अतिरिक्त किताबें हैं उनको क्या है कैरी नहीं किया जाए टू स्कूल यानी कि स्कूल में। तो जो नई शिक्षा नीति है उनके अनुसार जो भी अलग अलग कक्षाएं हैं उनके अनुसार क्या स्कूल बैग का वजन है वो भी क्या है तय होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए उसका। और यह भी मैंडेट करती है, अनिवार्य करती है कि स्कूल में कोई अतिरिक्त जो प्रेफरेंस किताब है वो न ले जाई जाए। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स एंड वर्क बुक्स, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है निर्धारित करना या फिर लागू करना। ऑफ मल्टीपल का मतलब होता है कई, और टेक्स्ट बुक का मतलब हो गया किताबें, और वर्क बुक का मतलब हो गया अभ्यास पुस्तिकाएं जिसमें हम लिखते हैं। तो कई किताबें और जो वर्क बुक है उनको निर्धारित करना फ्रॉम प्राइवेट पब्लिशर्स यानी कि जो निजी प्रकाशक है, प्राइवेट पब्लिशर्स है, उनसे वॉयलेट्स यानी कि वो क्या वॉयलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं दिस नॉर्म। अब देखो ये जो वर्ड है नॉर्म, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। और नॉर्म का मतलब होता है नियम। तो क्या यह इस नियम का उल्लंघन करता है, इट सेज, इसमें ऐसा कहा गया है। तो ये जो शिकायत है उसमें कहा गया है कि निजी प्रकाशकों की कई किताबें और जो वर्क बुक है वो लागू करना इस नियम का उल्लंघन करता है। इट फर्दर एलिजेस दैट, इट फर्दर का मतलब होता है आगे, और एलिजेस का मतलब होता है आरोप लगाना। तो यह क्या है आगे आरोप लगाता है, यानी कि इसमें क्या है आगे आरोप लगाया गया है दैट की द नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 29, द नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है पालन न करना ऑफ सेक्शन 29 यानी कि जो धारा है 29 की जो धारा है उसका पालन न करना अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है उस कानून के तहत, यानी ये कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो क्या है शिक्षा का जो अधिकार है उसके कानून के तहत धारा 29 का पालन न करना। अब देखो ये पूरा का पूरा क्या एक सब्जेक्ट है, और इसके बाद में आई है हेल्पिंग वर्ब हेज। तो हेज क्रिएटेड यानी कि ये जो कानून है उसके तहत जो धारा 29 है उसका पालन न करना, हेज क्रिएटेड यानी कि इसने क्या क्रिएट कर दिया है, बना दिया है अ 2 टायर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि क्या है 2 टायर का मतलब होता है 2 स्तर वाला। तो इसने क्या 2 स्तर वाला जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है वो बना दी है 2 स्तर की। अब देखो कौन कौन सी, 1 गवर्न बाय यानी कि एक वो जो कि क्या है गवर्न की जाती है, संचालित की जाती है बाय एनसीईआरटी करिकुलम। करिकुलम का मतलब हो गया कार्यक्रम या फिर पाठ्यक्रम। तो एक तो क्या है जो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से चलती है उनके द्वारा गवर्न की जाती है। इन द अदर, और जो दूसरा है बाय द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट पब्लिशर्स। कमर्शियल का मतलब होता है व्यापारिक, और इंटरेस्ट का मतलब होता है लाभ। तो जो दूसरा स्तर है वो क्या है जो निजी प्रकाशक है, जो प्राइवेट पब्लिशर्स है, उनके व्यापारिक जो हित हैं उन पे चलती है, उनके इंटरेस्ट पर चलती है। अब तो ये जो स्कूल वाले हैं इन्होंने क्या शिक्षा को एक बिजनेस बना दिया है, और ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, कॉन्वेंट स्कूल वाले हैं, ये इतनी सारी किताबें लागू करते हैं, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होना, इससे बच्चों के दिमाग पर बर्डन पड़ता है और कुछ नहीं है। आजकल आपने देखा होगा बच्चों की जो सहनशीलता होती है, जो सहन शक्ति होती है वो बहुत कम हो गई है। और जब हम छोटे हुआ करते थे तब क्या 50% आ जाते या फिर 60% आ जाते, तब भी बहुत खुश हुआ करते थे। और आजकल बच्चों के 90%, 95% इस प्रकार से आते हैं, फिर भी क्या है वो डिप्रेशन में होते हैं। और आजकल तो इतने मामले देखते ही हैं न्यूज़पेपर में कि बच्चे क्या डिप्रेशन के चक्कर में क्या है गलत कदम उठा लेते हैं। और ये भी सोचने की बात है कि पहले क्या बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS नहीं बनते थे क्या? पहले भी तो बनते थे।
अब देखो, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले 12th का रिजल्ट आया था और मेरी भतीजी है, भाई की लड़की है, वो भी क्या है 12th क्लास में थी और उसके सब्जेक्ट था साइंस मैथमेटिक्स। तो मैं एक्साइटमेंट के साथ में उनके घर गया रिजल्ट के बारे में पूछने के लिए। तो जैसे ही उनके घर गया तो पूरे घर में सन्नाटा और सारे के सारे मुंह लटका के बैठे हुए थे और जो मेरी भतीजी है वो भी मुंह लटका के बैठी हुई थी। तो जैसे ही मैंने ये सिचुएशन देखी तो मुझे पता चल गया कि इनके रिजल्ट है वो क्या है अच्छा नहीं है, रिजल्ट ख़राब हुआ है। तो मैंने क्या है रिजल्ट के बारे में पूछा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर परसेंटेज के बारे में पूछूंगा तो वो थोड़ा एम्बेरेंस फील करेगी, थोड़ा शर्मिंदा होगी। और फिर मैंने उससे बोला कि कोई नहीं बेटा, ऐसे तो होता रहता है, अब आगे जेईई की तैयारी करो और उसमें खूब मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो उसने बोला कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा सा हाँ में सिर हिलाया। तो मैं काफ़ी देर तक उनको समझाता रहा और फिर लास्ट में समझाते समझाते मैंने उसको बोला कि मैं भी जब 12th क्लास में था तो मेरे भी साइंस मैथमेटिक्स थी और मेरे उस टाइम 75% आए थे, क्योंकि मैंने मेहनत की थी। तो इस प्रकार से मैं उसे बता रहा था। तो उसने बोला बस 75%। मैंने बोला क्यों, 75% तो बहुत ज़्यादा है और वैसे हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा थे एक्चुअली। तो उसने बोला 75% का क्या, तो वो तो बहुत कम है। तो मैंने बोला कम है, तुम्हारे तो मेरे से भी कम आए। तो मेरी भतीजी ने बोला कि किसने बोला आपको कि मेरे 75 से कम आए। तो मैंने बोला फिर क्यों मूड लटका के बैठी हो, कितने परसेंट आए। तो उसने बोला मेरे तो 90% आए। मैंने माथा पटका और बोला अरे 90%, तो फिर सब लोग मूड लटका के क्यों बैठे हो। तो उसने बोला कि मीनाक्षी के 94% आए हैं। तो मैंने बोला भाई क्या करना तेरे को मीनाक्षी से, तेरे 90% आए हैं, हमारे टाइम में तो 2 जन पास हो जाते 90% में और तू इधर मुंह लटका के बैठी है। क्योंकि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसने बच्चों की जो मानसिकता है वो ऐसी बना दी है, क्योंकि होड़ लगी हुई है कि एक दूसरे से आगे निकलना है, आगे निकलना है। अरे भाई आगे निकल के जाओगे कहाँ, कितना भी आगे बढ़ लो हमसे कोई ना कोई तो आगे होगा ही होगा। बस जितना हो सके खुद अच्छा करो, किसी से आगे निकलने के चक्कर में मत रहो। और जो किसी से आगे निकलने के चक्कर में होता है वो हमेशा पीछे ही रहता है। मैंने बोला 90% आया, तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए और आगे तैयारी करो जेईई की, अच्छे इंजीनियर बनो। तो कहने का मतलब ये जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं ये क्या है, ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में बच्चों का दिमाग ख़राब कर देते हैं और कुछ नहीं है। तो वापस चलते हैं हमारे न्यूज़ की तरफ। तो इसमें जो वर्ड्स आए हैं वॉयलेट्स, नॉन कंप्लायंस, 2 टायर, कमर्शियल इंटरेस्ट, इन सबको याद रखना, लिख लेना। द NHRC हैज इश्यूड नोटिस, यानी कि जो NHRC है उसने क्या है नोटिस जारी किए हैं टू चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स। चीफ सेक्रेटरीज का मतलब होता है मुख्य सचिव। तो जो सभी राज्य के जो चीफ सेक्रेटरीज है यानी कि जो मुख्य सचिव हैं उन्हें नोटिस जारी किए हैं। और किसे, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज। एडमिनिस्ट्रेटर्स का मतलब होता है प्रशासक और यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो सभी केंद्र शासित प्रदेश है उनके जो प्रशासक है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उन्हें भी क्या नोटिस जारी किया है। एंड द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। और जो सेक्रेटरी है यानी कि जो सचिव है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि स्कूली शिक्षा के, एंड लिटरेसी और साक्षरता के, तो उन्हें भी क्या नोटिस जारी किया है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि जो केंद्रीय शिक्षा मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसे भी क्या नोटिस जारी किया है। सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है मांग करते हुए। एन इंक्वायरी इनटू कंसर्न्स, कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं, यानी कि ये जो चिंताएं हैं इनकी जांच की मांग करते हुए। हाईलाइटेड इन द कंप्लेंट, जो कि कंप्लेंट में क्या हाईलाइट की गई है यानी कि चिंता उठाई गई है, तो उनकी क्या है जांच की मांग करते हुए। इन एक्शन टेकन रिपोर्ट्स टू द कमीशन। एक्शन टेकन रिपोर्ट्स का मतलब होता है आयोग को कार्यवाही रिपोर्ट देना, उसको बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट्स। तो क्या आयोग को कार्यवाही रिपोर्ट देने के लिए भी क्या है कहा गया है, मांग की गई है। द NHRC फर्दर नोटेड, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसने आगे नोट किया, यानी कि कहने का मतलब उन्होंने क्या ध्यान दिया, कहा दैट कि डिफरेंसेस इन टेक्स्ट बुक्स एंड करिकुलम। डिफरेंसेस यानी कि जो अंतर है इन टेक्स्ट बुक्स यानी कि किताबों में, एंड करिकुलम, करिकुलम का मतलब हो गया पाठ्यक्रम, यानी कि जो पाठ्यक्रम जारी किया जाता है सरकार द्वारा कि ये बच्चों को पढ़ाया जाना है। तो जो किताबों और जो पाठ्यक्रम में जो अंतर है, बेस्ड सोली ऑन, बेस्ड का मतलब होता है आधारित और सोली का मतलब होता है केवल। तो केवल इस आधार पर है, यानी कि जो किताबों और पाठ्यक्रमों का जो अंतर है वो केवल इस आधार पर है, वेदर कि अ स्कूल इज प्राइवेटली और गवर्नमेंट रन, यानी कि क्या है एक स्कूल क्या निजी है या फिर सरकारी है। तो केवल इस आधार पर अगर किताबों और जो पाठ्यक्रम है उसमें अगर अंतर है तो वो क्या है, अमाउंट टू। अमाउंट टू का मतलब होता है के बराबर, मैंने कल भी बताया था इसका मतलब, यानी कि ये चीज़ क्या है बराबर है किसके, एकेडमिक डिस्क्रिमिनेशन। एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो ये क्या है शैक्षणिक भेदभाव के बराबर है।
तो एनएचआरसी ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि स्कूल निजी है या फिर सरकारी, अगर किताबों और पाठ्यक्रम है उसमें अगर अंतर किया जाता है तो यह शैक्षणिक भेदभाव माना जाएगा। यानी कि क्या है, शैक्षणिक भेदभाव के बराबर है, क्योंकि हम एक ही देश में रहते हैं और एक ही देश के अगर बच्चे सरकारी स्कूल में कुछ और पढ़ेंगे और प्राइवेट स्कूल में कुछ और पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं शैक्षणिक भेदभाव है। द एनएचआरसी नोटिस आस्क्स, यानी कि जो एनएचआरसी का जो नोटिस है वह पूछता है, उसमें पूछा गया है इफ़ कि क्या द स्टेट हैज़ इश्यूड, यानी कि जो राज्य सरकार है उसने जारी किया है क्या चीज़, एनी डायरेक्शन, यानी कि कोई निर्देश, सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र, यानी कि कोई आधिकारिक सूचना, और गवर्नमेंट ऑर्डर या फिर कोई सरकारी आदेश, तो ये क्या जारी किए हैं। अब किसे, टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं डीएम, यानी कि जो जिला कलेक्टर होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी को, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स यानी कि जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होते हैं उन्हें, तो उन्हें क्या कोई नोटिस वगैरह जारी किया है। तो ऐसा क्या राज्य सरकार से पूछा, किस लिए, फॉर मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब होता है निगरानी। आपने अक्सर स्कूलों में देखा होगा एक मॉनिटर होता है जो पूरी क्लास का ध्यान रखता है, निगरानी रखता है, तो मॉनिटर का मतलब होता है निगरानी रखने वाला। तो यहाँ पर है मॉनिटरिंग, जिसका मतलब होता है निगरानी रखना। तो क्या है, फॉर मॉनिटरिंग यानी कि निगरानी रखने के लिए। अब किसकी, प्राइवेट स्कूल्स कंप्लायंस, यानी कि जो निजी स्कूल हैं उनकी जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस का मतलब होता है जो नियम है उनका पालन करना। तो क्या है, जो प्राइवेट स्कूल्स है वो क्या नियमों का पालन कर रही है कि नहीं कर रही। अब किसके, विद सेक्शन 29 ऑफ आरटी एक्ट, यानी कि आरटी एक्ट की जो धारा है 29, तो उसका क्या है, पालन कर रहे हैं या नहीं। तो इस चीज़ के बारे में जो एनएचआरसी है उसने क्या है, जो राज्य सरकार है उनसे पूछा। इट फर्दर सेज, यानी कि ये आगे कहता है, यानी कि जो नोटिस है इसमें आगे कहा गया है, इफ़ नो सच डायरेक्शन हैज़ बीन इश्यूड, इफ़ नो सच डायरेक्शन, यदि इस प्रकार की कोई डायरेक्शन है वो क्या, हैज़ बीन इश्यूड, यानी कि ऐसी कोई डायरेक्शन या कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो अगर ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, एन ऑर्डर मे बी इश्यूड टू द डीएम्स, तो क्या एन ऑर्डर मे बी इश्यूड, तो क्या एक आदेश जारी किया जा सकता है टू द डीएम्स यानी कि जिला कलेक्टर को, टू एंश्योर यानी कि सुनिश्चित करने के लिए, दैट की ऑल प्राइवेट स्कूल्स विद इन द स्टेट, यानी कि राज्य के सभी जो निजी स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, प्रिस्क्राइब यानी कि वो क्या है, लागू करें, ओनली एनसीईआरटी बुक्स, यानी कि केवल क्या एनसीईआरटी और जो एससीईआरटी की किताबें हैं वो ही लागू करें, एट द एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट्री लेवल का मतलब होता है प्राथमिक स्तर, तो क्या प्राथमिक स्तर पर। तो ये जो नोटिस है उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर ऐसा कोई निर्देश पहले अगर जारी नहीं किया गया है तो जो भी डीएम है उनको आदेश दिया जाए कि वो क्या सुनिश्चित करें कि राज्य के सभी जो निजी स्कूल हैं वो प्राथमिक स्तर पर केवल एनसीईआरटी या फिर क्या एसईआरटी की ही किताबें पढ़ाएं, वो ही लागू करें। द राइट्स वॉचडॉग, अब देखो राइट्स का मतलब होता है अधिकार और वॉचडॉग का मतलब होता है निगरानी रखने वाला, यानी कि एक ऐसी संस्था जो क्या निगरानी रखती है अधिकारों का, यानी कि जो राइट्स है उनकी निगरानी करती है, तो उसको बोलते हैं राइट्स वॉचडॉग, यानी कि अधिकारों की निगरानी करने वाली संस्था। तो यहाँ पर बात हो रही है एनएचआरसी की, जो कि क्या है लोगों के जो मानवाधिकार है उनकी क्या निगरानी करती है, तो उसके लिए आया है द राइट्स वॉचडॉग। तो जो एनएचआरसी है वो क्या है, हैज़ ऑल्सो आस्क्ड फॉर। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का, और यहाँ पर देखो एक फ्रेजल वर्ब आई है आस्क्ड फॉर, तो ये बना है आस्क फॉर से। आस्क फॉर का मतलब होता है कुछ मांग करना, वैसे आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन जब आस्क फॉर आए तो इसका मतलब है कुछ मांगना, कुछ मांग करना। तो जो एनएचआरसी है उसने क्या है, मांग की है। अब किस चीज़ की, स्कूल वाइज ऑडिट ऑफ बुक लिस्ट, यानी कि हर स्कूल वाइज यानी कि स्कूल के अनुसार ऑडिट की मांग की है, यानी कि जांच की मांग की है ऑफ बुक लिस्ट यानी कि किताबों की, फॉर द करंट एकेडमिक ईयर यानी कि वर्तमान जो शैक्षणिक वर्ष है उसके लिए, विद इन 30 डेज यानी कि 30 दिनों के अंदर, एंड सबमिशन ऑफ फाइंडिंग्स, सबमिशन का मतलब होता है जमा करना और फाइंडिंग्स का मतलब होता है निष्कर्ष या फिर परिणाम। तो क्या है जो निष्कर्ष है, जो परिणाम है उनको क्या जमा कराना, इस चीज़ की मांग की है। अब किसे, टू द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि राज्य शिक्षा विभाग को, फॉर फर्दर सबमिशन यानी कि आगे सबमिशन के लिए, आगे जमा कराने के लिए, टू द कमीशन यानी कि आयोग को, ताकि क्या आगे जो आयोग है उन्हें क्या भेजा जा सके, उन्हें क्या सबमिशन करवाया जा सके, इसलिए।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़ एनालिसिस। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी और सभी को समझ आई होगी, और इसमें आपको बहुत से इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, ग्रामर रूल्स सीखने को मिले होंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और दोस्तों इसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।